जय हिंद, वेलकम। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को क्लास 10th का आईटी आईटीईएस का वीवीआई। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। इससे 2025 में आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। आईटी में 30 नंबर का एग्जाम होता है। समय आपका 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा और टोटल क्वेश्चन 27 है। चलिए प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग। हम खाली स्थान चुन कर नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हम न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? या तो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो, उसमें हम नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट बनता है। और अगर शॉर्टकट से ना बना करके हम लॉन्ग में जाएंगे तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके फिर न्यू में क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसका सही आंसर फाइल में जा करके न्यू में जाएंगे। और अगर शॉर्टकट लिखिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा फाइल और ऐसा ही उतार के न्यू लिख दीजिएगा। और या तो भी यहाँ शॉर्टकट लिख सकते हैं या Ctrl+N। अगला क्वेश्चन देखिए। इन कैल्क द मैक्सिमम जूम साइज इज। कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है? ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 400%, ऑप्शन सी 500%, ऑप्शन डी 600%। यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये कई साल से पूछते आ रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम परसेंट मैक्सिमम और मिनिमम याद कर लीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट याद कर लीजिए। तो कैल्क में मैक्सिमम जूम परसेंट 400% होता है। यहाँ लिख दीजिए 400%। आप लोग अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट जानते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। आगे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3। 1 बाइट में होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट इज फॉर्म्ड बाय। तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। याद कर लीजिए, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंट क्या है? देखिए अभी ऊपर लिब्रे ऑफिस कैल्क आया था, लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंट 20 है और मैक्सिमम जूम परसेंट 400 है। मैक्सिमम 400। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? चलिए ऑप्शन दिया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं आंसर। मेरा करेक्ट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। टू क्रिएट ए स्टाइल क्लिक्स ऑन खाली स्थान आइकन अवेलेबल इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज। स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध आइकन पर क्लिक करें। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, न्यू स्टाइल फ्रॉम लिस्ट, न्यू। तो क्वेश्चन है टू क्रिएट ए स्टाइल। तो चलिए ठीक है। आप अगर स्टाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कैसे करिएगा? सबसे पहले जो आप टेक्स्ट लिए हैं, ठीक है, तो वो सेलेक्ट टेक्स्ट कीजिएगा। सेलेक्ट टेक्स्ट करला के बाद न्यू स्टाइल करिएगा तो वो स्टाइल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आप कितने तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं? इन हाउ मेनी वे कैन यू क्रिएट ए टेम्पलेट? ऑप्शन दिया है 4 3 1 2। तो हम जो है सो टेम्पलेट 2 तरीके से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए खाली स्थान डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर टू एज ए रिलेशनल मॉडल। तो ए रिलेशनल मॉडल तो RDBMS यहाँ क्वेश्चन से आ जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म बताएंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? देखिए सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, यह दोनों को मैनेज करता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। लेकिन पूछ रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के खाली हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, मेमोरी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के टाइप है सिस्टम और एप्लीकेशन। तो ऑप्शन इसका सही आंसर देखिए, मान लीजिए कि यह हार्डवेयर है और इधर मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एस से सिस्टम और एस से सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। कैल्क में रीनेम शीट किस विकल्प कैल्क में रीनेम शीट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? इन कैल्क रीनेम शीट ऑप्शंस इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में रीनेम शीट किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो सीट मेन्यू में, सीट है तो सीटेस्ट मेन्यू आएगा, तो सीट मेन्यू में करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सीट मेन्यू लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डबल अंडरलाइन इससे होता है, और कंट्रोल शिफ्ट यू और कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। ये भी वर्ड में भी होता है, और कंट्रोल शिफ्ट यू इससे भी सिंगल अंडरलाइन होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टेक्स्ट पर। कंट्रोल प्लस डी से लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंट्रोल प्लस डी से डबल अंडरलाइन इसमें, तब लिब्रे ऑफिस राइटर में। और अगर पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन दिया है, पहले देखिए इसका ऑप्शन है पेपर का आकार, पेपर ओरिएंटेशन, पेपर लेआउट, पेपर रोटेशन। ये ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पेपर की जगह पेज देना चाहिए था। देखिए पेपर ओरिएंटेशन के यहाँ पेज ओरिएंटेशन होता तो सही आंसर होता, लेकिन नहीं है तो इसी को मान के चलेंगे। ऑप्शन सही इसका हो जाएगा पेपर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? व्हाट डू यू प्रेस टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का
सारा शॉर्टकट की बताए होंगे, तो उसमें बताए होंगे कंट्रोल प्लस क्यू से आप लिब्रे ऑफिस राइटर से, सॉरी, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर भी निकल सकते हैं। तो यहाँ कंट्रोल+Q ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए कंट्रोल+X दिया है, आप लोग जानते हैं इससे कट होता है। कंट्रोल+W दिया है, कंट्रोल+W से क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, तो ये विंडोज में काम करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स वाला में नहीं काम करता है। आगे देखिए कंट्रोल+R, ये फाइल को राइट साइड ले जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। आप लोग को बताया होंगे कंट्रोल+L से लेफ्ट अलाइनमेंट बताए होंगे, कंट्रोल+R से फिल राइट इन द लिब्रे ऑफिस, तो इससे राइट साइड ले जाता है। अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। और अगर ऑप्शन देता कंट्रोल+Q तो वो सही होता, तो इसको टिक मारेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र खाली स्थान प्रतीक के साथ शुरू होता है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉर्मूला स्टार्ट विथ ए सिंबल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला शुरुआत कैसे करते हैं, तो बराबर चिन्ह के साथ शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द खाली स्थान डिस्प्ले द एलिमेंट्स फ्रॉम इंटायर्स इन द लेबल, उस स्तर के प्रविष्टियों के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए खत्म हो गया, सेक्शन बी अब शुरू हुआ है। इसमें आपको लिखना है, यह भी एक नंबर का है। इसी में से कहीं 4 प्रश्न बनाना है, 6 क्वेश्चन दिया होगा। पहला प्रश्न देखिए, डीबीएमएस का पूर्ण रूप लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आगे देखिए, आईटी का क्या मतलब है। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतना भी लिख दीजिएगा तो हद तक नंबर दे देगा। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज ए कमर्शियल एरिया। Computer related work is done in this. Computer is an electronics machine which process data and gives information। इतना लिख दीजिएगा तो और ही अच्छा है, और नहीं भी लिखिएगा तो भी नंबर देगा ही देगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देगा। सो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हिंदी में देखते हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं। आईटी का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक व्यापारिक क्षेत्र है। इसमें कंप्यूटर से जुड़े काम किए जाते हैं। कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके जानकारी देता है। इतना तो आप लोग लिख सकते हैं, इतना ही लिख दीजिएगा काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, A database management system is a software. A database management system is a software tools that help users create, store, and manage data in a database. DBMS are used to organize and retrieve large amount of data efficiently। चलिए हिंदी में समझ लीजिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो यूजर्स को यानी उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस में डेटा बनाने, डेटा को सेव करने यानी संग्रहित करने और प्रबंधित करने में मदद करता है। डीबीएमएस का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 1 नंबर का मिल जाएगा, इतना लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी की क्या है। तो प्राइमरी की को कहते हैं प्राथमिक कुंजी। प्राइमरी की डेटाबेस तालिका में एक स्तंभ या स्तंभों का समूह है जो तालिका में प्रयोग रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है। इसका उपयोग डेटा को अखंडता सुनिश्चित करने और डुप्लीकेट डेटा को रोकने के लिए किया जाता है।
यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये प्राइमरी की is a collection, is a column or set of column in a database table that uniquely identifies each record in the table. It's used to ensure data integrity and prevent duplicate data। मेन है डुप्लीकेट डेटा को रोकने के लिए प्राइमरी की लिख दीजिएगा, 1 नंबर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्हीं दो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। नेम एनी टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ 3 लिख दिए, आप लोग 2 बात कर लीजिए, माई एसक्यूएल, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट देखिए, टाइटल बार क्या है। आप लोग को बहुत बार बताया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार क्या है। ऊपर लिखा हुआ रहता है अनटाइटल्ड 1, ये हो गया टाइटल बार किसमें, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में। चलिए देखते हैं, इन कंप्यूटर्स द टाइटल बार इज ए हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ए विंडोज। दिस बार शो द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर running in the windows. The name of the file or document is also displayed in the title bar. This bar help to identify the window। चलिए, तब टाइटल बार में क्या क्या रहता है, तो ऊपर फाइल का नाम लिखा हुआ रहेगा और कट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का चिन्ह दिया हुआ रहता है, और क्या रहेगा। चलिए इसी को हिंदी में समझते हैं। कंप्यूटर में टाइटल बार किसी विंडो के ऊपर स्थित एक क्षैतिज पट्टी होती है। यह पट्टी विंडो में चल रहे सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है और टाइटल बार में फाइल या दस्तावेज का नाम भी दिखाया जाता है। यह पट्टी विंडो को पहचानने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, मेल मर्ज के क्या फायदे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज। चलिए, मेल मर्ज is a feature that allow you can send the same letter or document to multiple people at once. It's available in word processors like Microsoft Word। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किया गया मेल मर्ज का एक ऑप्शन है। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं बुझा रहा है तो। मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जो आपको एक ही पत्र, यानी कि एक ही पत्र या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहें, वो एक ही समय में कई लोगों को भेजने की अनुमति देती है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसर में उपलब्ध है। मेल मर्ज के कुछ लाभ इस प्रकार हैं, देखिए कैसा लाभ है। समय बचाता है, आपको प्रत्येक रिसीवर को यानी प्राप्तकर्ता का नाम अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। पैसा बचाता है, कैसे देखिए, आप बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक साथ कई पत्र या डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। त्रुटियों को कम करता है, यानी कि एरर कम करता है। आपको केवल मुख्य दस्तावेज की प्रूफ रीडिंग करना होगा, संपादित करना आसान। मुख्य दस्तावेज में किए गए परिवर्तन स्वचालित रूप से अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं पर लागू हो जाते हैं। निजीकरण यानी प्राइवेसी का भी बहुत ख्याल रखता है। आप व्यक्तिगत पत्र, लिफाफे, लेबल आदि बना सकते हैं। ईमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आप व्यक्तिगत ईमेल, समाचार पत्र और घोषणाएं भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैक्रोज क्या है। व्हाट आर मैक्रोज। कंप्यूटिंग में मैक्रो निर्देशों का एक समूह है जो दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करता है। मैक्रोज का उपयोग एक कुंजी, स्ट्रोक या बटन क्लिक के साथ कई कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। मैक्रोज कैसे काम करते हैं, उन चरणों को रिकॉर्ड करें जिन्हें आप स्वचालित करना चाहते हैं। चरणों को शॉर्टकट कुंजी या मैक्रो नाम से संबद्ध करें। चरणों को दोहराने के लिए मैक्रोज चलाएं। मैक्रोज का उपयोग निम्नलिखित में किया जा सकता है। चलिए देखिए, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, सामान्य कमांड देकर के या अनुक्रमों को लागू करना आसान बनाने के लिए। इसको प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में भी कर सकते हैं, कोड लिख करके या कोड पुनः उपयोग सक्षम करने या भाषा का विस्तार करने के लिए। प्रपत्र, रिपोर्ट और नियंत्रण
कोड लिखे बिना कार्य क्षमता जोड़ने के लिए तालिकाएं कार्यों को स्वचालित करने और कार्य क्षमता जोड़ने के लिए। यही है मिला जुला के टेम्पलेट। चलिए यह कितना नंबर का है? 3-3 नंबर का आ गया। सेक्शन सी यहाँ शुरू हो गया। सेक्शन सी 150 शब्दों में लिख देना है, जो जानते हैं सो। अब खाली एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, जैसे भी हो लास्ट होते होते उसको भरिए देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम और रोम के बीच अंतर बताएं। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम 3 नंबर का है। देखिए सबसे पहला डिफरेंस आप लोग जानते होंगे, दोनों का फुल फॉर्म। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर एज द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। 3-3 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 नंबर दे देगा। पहला डिफरेंस रैंडम, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म हो गया। दूसरा देखिए, रैम इज ए टेम्पोररी मेमोरी, ये भी आप लोग जानते हैं, जबकि रोम इज ए परमानेंट मेमोरी। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, रैम में जो डेटा है, डेटा इज रैम कैन बी एक्सेस फास्टर, लेकिन एट द सेम टाइम रैम इज फास्टर देन रोम। तो जो रोम के अपेक्षा में रैम में डेटा को जल्दी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और रोम में थोड़ा रैम के अपेक्षा लेट से कर सकते हैं। अगला देखिए, डेटा इन रैम कैन बी रीड एंड रिटेन, वेयर एज डेटा इन रोम कैन ओनली बी रीड। जो रैम में जो डेटा है उसको मात्र खाली हम लोग लिख और पढ़ सकते हैं, जहाँ तक कि रोम में खाली हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ द डेटा इन रैम इज इरेज व्हाइल द डेटा इन रोम रिमेन्स। देखिए अगर लाइट चली जाती है तो रैम से डेटा बाहर अगर सेव न करते हैं तो सारा पार हो जाता है, और जब रोम में चला गया यानी कि सेव हो जाता है वो, तो फिर वो परमानेंट के लिए रह जाता है। तो रैम में अगर लाइन चली गई तो परमानेंट जो आप काम कर रहे होते हैं स्कूल में या घर में कहीं भी, अगर कंप्यूटर में, तो पावर लाइन गई यानी कि सारा डेटा खत्म। अगर उसको सेव कर लिए तो रोम में चला गया तो आपका रह जाता है। रैम इज यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज while रोम इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज। रैम टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, रोम रीड ओनली मेमोरी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए। रैम इज देन मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड हेल्प्स इन रनिंग प्रोग्राम, और रोम कंटेन्स नॉन चेंजेबल इंफॉर्मेशन सच एज द मदरबोर्ड BIOS सेटिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग। चलिए अगर जिनको न बुझाता तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहीं रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, आप लोग भी जानते हैं। रैम अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम अस्थायी मेमोरी है। रैम में डेटा को तेजी से एक्सेस किया जा सकता है, वहीं रोम की तुलना में रैम तेज होती है। रैम में डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है, जबकि रोम में केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है। बिजली बंद होने पर रैम में मौजूद डेटा मिट जाता है, जबकि रोम में मौजूद डेटा बना रहता है। इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष और पूर्ण हाइपरलिंकों के बीच अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक, चलिए समझते हैं इसको भी। रिलेटिव को सापेक्ष कहा गया है, सॉरी एब्सोल्यूट को सापेक्ष हाइपरलिंक, और रिलेटिव को एब्सोल्यूट यानी कि आपका हो गया सापेक्ष। चलिए देखते हैं अब, सापेक्ष और निरपेक्ष हाइपरलिंक के बीच मुख्य अंतर यह है कि निरपेक्ष हाइपरलिंक में पूरा URL होता है, जबकि सापेक्ष हाइपरलिंक वर्तमान दस्तावेज के स्थान के सापेक्ष होता है। पूर्ण हाइपरलिंक, इसमें गंतव्य फाइल या वेबसाइट का पूरा पता यानी कि प्रोटोकॉल HTTP या HTTPS
डोमेन नाम और पथ शामिल होता है। उदाहरण के लिए आप सर्च करते हैं https देकर के www.google.com का एक पूर्ण हाइपरलिंक है। लेकिन देखिए साइप्रस हाइपरलिंक में कैसे रहता है, इसमें एक आंशिक यूआरएल होता है जो उसी वेबसाइट का एक पृष्ठ को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए आप वर्तमान दस्तावेज https www.google.com पर स्थित है तो संबंधित हाइपरलिंक, जैसे देखिए आप गूगल में खोलते हैं फिर दोबारा जैसे आप क्रोम खोलते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट उसमें क्रोम लिखते हैं तो यही चीज़ कहना चाह रहा है, हो सकता है। सापेक्ष हाइपरलिंक का उपयोग किसी साइट के भीतर पृष्ठों या फाइलों से लिंक करने के लिए किया जाता है, जबकि निरपेक्ष हाइपरलिंक का उपयोग किसी अन्य वेबसाइट पर किसी स्थान से लिंक करने के लिए किया जाता है। देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप प्रयास कीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब आ गया सेक्शन ए खत्म, सेक्शन बी भी खत्म, सेक्शन सी खत्म, सेक्शन डी। सेक्शन डी यानी कि 250 वर्ड में लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एगो क्वेश्चन को लिख दीजिए, आपका काम खत्म। पूछ रहा है ओपन ऑफिस ORG पर कितने प्रकार के स्टाइल उपलब्ध हैं, स्पष्ट करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर अवेलेबल इन openoffice.org। ओपन ऑफिस ORG का एक्सप्लेन करना, इसका मतलब समझे। जैसे देखिए अगर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम में आप खोलते कैसे हैं, तो आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस मैथ, ये सब सारा ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो उसी में से आता है कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। देखिए समझते हैं। openoffice.org में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के स्टाइल्स। openoffice.org एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स यानी कि मुक्त स्रोत यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट निर्माण के लिए कई प्रकार के स्टाइल प्रदान करता है। ये स्टाइल्स यूजर्स को अपने दस्तावेजों को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने में सहायता करते हैं। देखिए अब openoffice.org में निम्नलिखित प्रमुख प्रकार के स्टाइल्स उपलब्ध हैं। पैराग्राफ स्टाइल, यह स्टाइल पूरे पैराग्राफ पर लागू होता है और उसमें फॉन्ट साइज, कलर, स्पेसिंग, इंडेक्सन आदि को नियंत्रित करता है। यह रिपोर्ट या लेख और पत्र लिखने में मददगार होता है। पैराग्राफ स्टाइल। अगला देखिए, आप लोग पैराग्राफ स्टाइल यूज किए हैं या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो लिखते हैं फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर आप लोग करके देख लिए हैं। अगला देखिए कैरेक्टर स्टाइल। यह स्टाइल किसी विशेष शब्द या अक्षर पर लागू किया जाता है। इसमें टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या अन्य स्वरूपों में बदला जाता है। आप लोग ये भी कर चुके हैं। कोई भी कैरेक्टर को आप लोग बोल्ड किए हैं, हल्का सा अंडरलाइन उसको भी किए हैं, इटैलिक भी किए हैं। अगला देखते हैं पेज स्टाइल। पेज स्टाइल कैसे करते थे। यह स्टाइल पूरे पृष्ठ के लेआउट को नियंत्रित करता है जिसमें मार्जिन, हेडर, फुटर, कॉलम और वाटर मार्क जैसी सुविधाएं शामिल है। अगला देखिए लिस्ट स्टाइल। यह स्टाइल क्रमबद्ध यानी नंबर्ड और बुलेट सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सूची को बेहतर ढंग से स्वरूप किया जा सकता है। आगे देखिए तालिका स्टाइल, टेबल स्टाइल। यह स्टाइल तालिका टेबल के लिए होता है जिसमें तालिका के रूपरेखा, बॉर्डर और पंक्तियों को, ऊंचाई को, रंग आदि को बदला जा सकता है। फ्रेम स्टाइल। यह स्टाइल पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, ग्राफिक्स आदि को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें फ्रेम का आकार, स्थिति और बॉर्डर नियंत्रित किए जा सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया 5 नंबर का। देखिए वीडियो बफरिंग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट का उपयोग करने के क्या फायदे हैं। इसमें कोई एक क्वेश्चन बनाना है, इसको भी आप लोग देख के लिख लीजिएगा।
और अगर मेरा समझाना आप लोग को अच्छा लगता है, अगर अभी तक वीडियो समझ में आया है, तो आप ITITES का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ कंप्यूटर का फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुंचाएं और शेयर करें। धन्यवाद।